शुभ संध्या सम्मानित दर्शकों। आज 15 नवंबर 2025 है और हम आपके लिए भारत की पेंशन से जुड़ी 4 बहुत महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं। हम बात करेंगे EPS 95 की वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की संभावित योजना पर, EPS 25 की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्लस DA तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर, पेंशन और सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की प्रक्रिया के लिए जारी की गई नई आधिकारिक समय सारणी पर और एक वायरल अफवाह पर जिसने हजारों पेंशन भोगियों को डरा दिया था, लेकिन जिसे सरकार ने साफ साफ गलत बताया है। आराम से बैठिए, क्योंकि इन घोषणाओं के पीछे एक केंद्रीय सवाल छिपा है। कैसे ऐसा पेंशन सिस्टम बनाया जाए जो ज्यादा से ज्यादा कामगारों तक पहुंचे, उन्हें अधिक सम्मानजनक पेंशन दे, बिना देरी के काम करे और झूठी खबरों के जाल में फंसे बिना आगे बढ़ सके। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर कई आर्थिक पोर्टलों से आई है, जो आधिकारिक स्रोतों और EPFO की आंतरिक रिपोर्टों का हवाला दे रहे हैं। इन खबरों के अनुसार संगठन EPS 95 के लिए वेतन की ऊपरी सीमा को 15,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने पर विचार कर रहा है। यह सरल भाषा में क्या मतलब है? अभी आपके वेतन का जो हिस्सा EPS पिनटैलिस पेंशन के लिए माना जाता है, उसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। अगर आप 20,000 या 30,000 रुपये भी कमाते हो, तब भी पेंशन का हिसाब ऐसे किया जाता है जैसे आपका वेतन सिर्फ 15,000 हो। इसी वजह से भविष्य में मिलने वाली पेंशन की राशि काफी सीमित हो जाती है। नए प्रस्ताव में यह सीमा बढ़कर 25,000 रुपये हो जाएगी। इससे आपके वेतन का बड़ा हिस्सा EPS की गणना में शामिल होगा और आगे चलकर जो मासिक पेंशन मिलेगी वह खासकर 15,000 से 25,000 रुपये के बीच वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा हो सकती है। रिपोर्टों में कहा गया है कि नियोक्ता के योगदान में भी बड़ा उछाल आएगा, जो लगभग 1,250 रुपये महीना से बढ़कर 2,000 रुपये या उससे ज्यादा हो सकता है, और यह पूरा पैसा बेहतर पेंशन बनाने के लिए जाएगा। कल्पना कीजिए सुरेश की, जो एक फैक्ट्री में काम करता है और महीने का वेतन 23,000 रुपये है। मौजूदा नियमों के तहत EPS के लिए सिर्फ 15,000 रुपये ही गिने जाते हैं, इसीलिए कई साल की नौकरी के बाद भी उसकी भविष्य की पेंशन अपेक्षाकृत कम रहेगी। अगर सीमा 25,000 तक बढ़ती है तो उसके लगभग पूरे वेतन को गणना में शामिल किया जा सकेगा और इस तरह उसे मिलने वाली पेंशन उसके असली वेतन के ज्यादा करीब होगी, न कि कई साल पहले तय की गई एक जमी हुई रकम के आधार पर। लेख यह भी बताते हैं कि यह कदम एक बड़े सुधार पैकेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा की छतरी को उन लाखों अतिरिक्त कामगारों तक फैलाना है जो आज पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही यह भी समझाया गया है कि इस प्रस्ताव पर आने वाले महीनों में EPFO के बोर्ड में चर्चा होगी और अगर केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलती है तो यह बदलाव वित्त वर्ष 2025 से 2026 से लागू हो सकता है। अब दूसरी खबर पर चलते हैं, जो एक बहुत संवेदनशील मुद्दे को छूती है, न्यूनतम पेंशन। कई सालों तक निजी क्षेत्र के वे कर्मचारी जो EPS 95 स्कीम के तहत रिटायर हुए, उन्हें हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन मिलती थी, जो आज के दामों के हिसाब से सम्मानजनक जीवन के लिए बिल्कुल नाकाफी राशि है। इसी पृष्ठभूमि में वित्तीय मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि EPFO और सरकार न्यूनतम पेंशन में बड़े इजाफे की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। प्रस्ताव यह है कि पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये प्रति माह हो। इसके साथ महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस DA अलग से होगा, जो महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाएगा। कुछ पोर्टलों के अनुसार यह कदम पहले से प्रक्रिया में है और अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है, जबकि अन्य यह बताते हैं कि अभी कुछ औपचारिक मंजूरियां बाकी हैं। तकनीकी बातों से थोड़ा हटकर असली बात यह है कि अब न्यूनतम पेंशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की जगह एक बड़ा छलांग लगाने की बात हो रही है। 1,000 से सीधे 7,500 रुपये, वह भी ऊपर से DA के साथ। जरा कमला की कहानी सोचिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटी टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम किया और EPS के तहत रिटायर होने पर उसे 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी। ये रकम मुश्किल से दवाइयों के लिए ही काफी थी। किराया और खाना लगभग पूरी तरह उसके बच्चों पर निर्भर था। अब अगर उसे 7,500 रुपये प्लस DA की न्यूनतम पेंशन मिले तो वह अमीर नहीं बनेगी, लेकिन उसे इतना सहारा जरूर मिलेगा कि वह बिना झिझक अपनी दवाइयां खरीद सके, घर के खर्च में थोड़ा योगदान दे सके और अपने फैसले कुछ ज्यादा आजादी से ले सके। रिपोर्टें यह भी याद दिलाती हैं कि यह मांग नई नहीं है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से पेंशन भोगी संगठनों ने 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन महंगाई से जुड़ी हुई के लिए मार्च निकाले हैं,
झापन दिए हैं और वित्त मंत्रालय के साथ बैठकें की हैं। इन रिपोर्टों के मुताबिक यह बढ़ोतरी सरकार और ईपीएफओ दोनों के संयुक्त योगदान से फंड की जाएगी ताकि राजकोषीय बोझ को संभालने लायक और टिकाऊ रखा जा सके। कुछ स्रोत तो यह भी कहते हैं कि इस कदम से 60 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों को फायदा मिल सकता है जब इसे अंतिम मंजूरी मिल जाए। तीसरी खबर उस चीज से जुड़ी है जिसे अक्सर लोग सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जब समस्या आती है तो सिर दर्द बन जाती है। पेंशन समय पर शुरू हो, इसके लिए लगने वाली समय सीमा और पूरी कागजी प्रक्रिया। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग DOPPW ने एक नया आधिकारिक आदेश जारी किया है जिसमें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की स्वीकृति प्रक्रिया के हर चरण के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तय की गई है। संक्षेप में योजना कुछ इस तरह है। सेवानिवृत्ति से लगभग 12 से 15 महीने पहले हर दफ्तर को उन कर्मचारियों की सूची तैयार करनी होगी जो रिटायर होने वाले हैं। लगभग 8 से 10 महीने पहले सेवा रिकॉर्ड, उपस्थिति की जानकारी, अवकाश की अवधि, दंड, पदोन्नति और वे सभी बिंदु जांचने होंगे जो पेंशन की गणना को प्रभावित कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले कर्मचारी को पेंशन और ग्रेच्युटी के फॉर्म जमा करने होंगे। बैंक खाते के विवरण, पता और नामित व्यक्तियों नॉमिनी की जानकारी पूरी और अद्यतन होनी चाहिए। इसके बाद विभाग को पूरा मामला लेखा प्राधिकरण अकाउंट्स अथॉरिटी के पास भेजना होगा, जिसके पास गणना की जांच और भुगतान की अनुमति देने के लिए निश्चित समय सीमा होगी। अंतिम लक्ष्य ये है कि जिस दिन कर्मचारी वास्तव में सेवानिवृत्त हो उसी दिन तक उसकी पेंशन स्वीकृत हो चुकी हो और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए राशि तैयार हो। जरा मीरा की कल्पना कीजिए, जो 31 अक्टूबर 2026 को रिटायर होने वाली एक सरकारी कर्मचारी है। पुरानी कार्यशैली में यह बहुत संभव था कि उसकी फाइलें आखिरी समय पर इधर से उधर घूमें, किसी पुराने दस्तावेज में हस्ताक्षर की कमी रह जाए या ग्रेच्युटी की गणना में टाइपिंग की गलती की वजह से देरी हो जाए। इन सब का मतलब था कई महीनों तक बिना वेतन और बिना पेंशन के इंतजार, ठीक उस समय जब उसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नए टाइम टेबल के साथ उद्देश्य यह है कि दफ्तर को 1 साल पहले से पता हो कि मीरा रिटायर होने वाली है और तारीख आने से पहले ही उसके रिकॉर्ड की सारी गलतियां ठीक कर दी जाएं। यह प्रतिक्रिया के बजाय पहले से योजना बनाने पर जोर देने वाला कदम है और इसका मकसद यह है कि वेतन से पेंशन की तरफ संक्रमण सुचारू हो, बीच में अनिश्चितता की कोई लंबी अवधि न आए। एक मजबूत पेंशन सिस्टम सिर्फ यह नहीं देखता कि कितनी रकम दी जा रही है, बल्कि यह भी देखता है कि वह कब और कितनी नियमितता के साथ दी जा रही है। यह नया टाइमलाइन ठीक इसी बिंदु को सुधारने की कोशिश है। चौथी खबर हमें उस बात की याद दिलाती है जो अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। फेक न्यूज का असर पेंशन भोगियों पर भी पड़ता है। पिछले कुछ घंटों में व्हाट्सएप पर एक संदेश घूम रहा था जिसमें दावा किया गया कि कथित फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को अब महंगाई भत्ते, डियरनेस अलाउंस में कोई बढ़ोतरी नहीं मिलेगी और उन्हें भविष्य में आने वाली वेतन आयोगों, जिनमें 8वां वेतन आयोग भी शामिल है, कि किसी लाभ का हकदार नहीं माना जाएगा। यह संदेश तेजी से वायरल हो गया। कई रिटायर्ड लोगों के समूहों में दहशत फैल गई और सैकड़ों पेंशन भोगियों ने अपनी पुरानी दफ्तरों, बैंकों और यूनियनों में फोन करके पूछना शुरू कर दिया कि क्या यह सच है। आधिकारिक जवाब बहुत जल्दी आ गया। सरकार की तथ्य जांच टीम PIB फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि यह संदेश बिल्कुल झूठा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशन भोगियों के लिए DA खत्म करने या भविष्य की पे कमीशंस के लाभ छीनने का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है और मौजूदा अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं। जरा थॉमस की कल्पना कीजिए जो अकेले रहते हैं और जिनके मोबाइल पर यह संदेश आया। उन्होंने पढ़ा कि उनका DA खत्म हो जाएगा और आगे कोई बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, तो उनके मन में पहला सवाल यही उठा, जब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो मैं किराया कैसे दूंगा। सरकारी स्पष्टीकरण उन्हें एक बहुत जरूरी चीज वापस देता है, सुकून। इसलिए नहीं कि सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें यकीन है कि उनके अधिकार किसी अनजान और दुर्भावनापूर्ण मैसेज से खत्म नहीं किए जा सकते। अगर हम इन चारों खबरों को एक ही मेज पर रखकर देखें तो भारत के पेंशन सिस्टम की मौजूदा तस्वीर काफी साफ नजर आती है। अंदर की बात एक ही है, सम्मानजनक बुढ़ापा सिर्फ पेंशन की रकम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि साफ नियमों पर, समय पर पूरे होने वाले कामों पर और ऐसी ईमानदार जानकारी पर भी टिका होता है जो लोगों के डर के साथ खिलवाड़ न करे। अगर आप अभी नौकरी में हैं तो ये खबरें आपके लिए एक निमंत्रण की तरह हैं।
अपनी पेंशन स्कीम को बेहतर तरीके से समझिए। देखिए कि आप EPS 95, EPF या किसी दूसरी योजना के तहत आते हैं या नहीं, और जो सुधार आज चर्चा में हैं, उन्हें ध्यान से फॉलो कीजिए, क्योंकि वही तय करेंगे कि कल आपकी पेंशन कितनी होगी। अगर आप पहले से पेंशन भोगी हैं, तो संदेश थोड़ा अलग है। न्यूनतम पेंशन रकम बढ़ाने के लिए कदम उठ रहे हैं, भुगतान समय पर हो, इस पर भी काम चल रहा है। और जब भी आपके मोबाइल पर कोई डराने वाली चेन मैसेज आए, तो याद रखिए कि घबराने से पहले हमेशा सरकारी और आधिकारिक स्रोतों की बात सुनना ज्यादा समझदारी है। भारत में पेंशन पर इस 15 नवंबर 2025 के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं अरिकेश वेरक था और ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें, शांत मन से समझाकर सुनाई गईं, ताकि हम सब उस चीज की रक्षा कर सकें जिसका कोई दाम नहीं है, पेंशन पर निर्भर परिवारों की सुरक्षा।